हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा दोस्तों कि आज का टॉपिक हमारा है भारत के राष्ट्रपति। अगर हम सिलेबस की बात करें तो दोस्तों इससे पहले हमने जो सिलेबस के अंतर्गत जो स्टडी कर ली है उसमें हमने मुख्यतः यहाँ पर संविधान से संबंधित हम अध्ययन कर रहे हैं। और संविधान के अंतर्गत दोस्तों हमारा रचना और कार्य हो चुका है। प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। साथ ही दोस्तों इसमें संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित हमने एमसीक्यू के माध्यम से आपको क्लासेस करा दी हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही वहाँ पर लिया। आज की क्लास में हम बात करेंगे संरचना और प्राकार्य, यानी कि जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को हम आज के टॉपिक के अंदर स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रपति देश का एक सर्वोपरि नागरिक होते हैं दोस्तों, और जो है उन्हीं के द्वारा राष्ट्र की सारी व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर आज हम उन्हीं पर अध्ययन करेंगे। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। डिटेल क्लास है, बहुत अच्छे से आपको इसके अंतर्गत राष्ट्रपति वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्लास में। जिससे इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्लास के अंतर्गत। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों, जो भारत के अंतर्गत भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। किस भाग के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है कार्य करते हैं, कैसे राष्ट्रपति की क्रियाकलाप हैं और क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उनके नागरिकता कर्तव्य, देश को संभालने में कितना उनकी भूमिका है, किस अनुच्छेद, किस जो है भाग के अंतर्गत सारी डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, संविधान में अगर हम बात करें दोस्तों, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का विस्तार का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक का जो है अनुच्छेद दोस्तों, इसके अंतर्गत संघीय कार्यपालिका के विस्तार का वर्णन किया गया है, और ये संविधान में भाग 5 के अंतर्गत इसको रखा गया है दोस्तों। ठीक है, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति के अतिरिक्त अगर बात करें कौन कौन होते हैं, तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, इतने लोग होते हैं दोस्तों। साथ ही महान्यायवादी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन, राष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपति तो होते ही हैं, साथ ही उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और उसके मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इतने लोग दोस्तों इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब बात करेंगे संघीय कार्यपालिका के शीर्ष पर भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो संघीय कार्यपालिका होती है इसके शीर्ष पर कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति दोस्तों संघीय कार्यपालिका के शीर्ष पर स्थित होते हैं। संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। पूरे जो संघीय कार्यपालिका होती है दोस्तों, उसकी जो शक्ति है, मेन पावर होती है, किसके ऊपर होती है, वो होती है दोस्तों राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि सेल्फ डिसीजन सभी जगह होता है, ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक हैं, लेकिन वो संविधान के नियम के अनुसार चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके आधार पर और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उस कार्य को करवाते हैं, जो भी चेंजेस अगर होने होंगे। अधीनस्थ अधिकारी से तात्पर्य मंत्रिमंडल से होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब किसी व्यक्तित्व विशेष से जो है डिसीजन लेकर सीधे कोई चेंजेस किए जा सकते हैं। इस पर जो है पूरे मंत्रिमंडल में चर्चा होती है और उसके बाद जो है डिसीजन बनाए जाते हैं। भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है, क्योंकि संसदीय प्रणाली से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रिटेन से लिया गया था संविधान के अंतर्गत। तो अतः ब्रिटेन की साम्राज्ञी की तरह ही भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। तो जिस प्रकार से ब्रिटेन में साम्राज्य होती है दोस्तों, उसी प्रकार भारत में कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति एक राज्य का जो है औपचारिक प्रमुख होता है। और संघ की वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। ठीक है, जो उस संघ की वास्तविक शक्ति जो होगी वो केवल राष्ट्रपति के अंडर में नहीं होगी दोस्तों, वो किसके पास होगी, जो मंत्रिमंडल है राष्ट्रपति का,
उसके पास जो है पूरी शक्ति जो है निहित होती है। जैसे ब्रिटेन की साम्राज्ञी और जो है भारत के राष्ट्रपति के पद में मूलभूत अंतर क्या है कि ब्रिटेन की साम्राज्ञी का पद जो होता है वंशानुगत होता है दोस्तों। ठीक है, तो ब्रिटेन में आपने सुना होगा कि ब्रिटेन में जो है जो महारानी बनती है दोस्तों वो उसी कुल के बनते रहते हैं, मानी कि वंशानुगत होता है। एक बनेगा, अगर वो उनका निधन हो जाएगा तो दूसरे फिर उसी कुल से बनता है दोस्तों। ठीक है, ये वंशानुगत होता है और उसी पीढ़ी को लगातार आगे को वैल्यू मिलती रहती है। जबकि भारत में राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, एक मतलब एक होता है, और वो दूसरी बात यह है कि उसमें कोई वंशानुगत नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उस पद के सापेक्ष पूर्ण योग्यता रखता हो। तो ब्रिटेन की साम्राज्य और भारत के राष्ट्रपति के पल में मूलभूत अंतर यह है कि ये वंशानुगत होती हैं, जबकि भारत में एक राष्ट्रपति क्या होता है, भारत निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है किसके द्वारा नियुक्त होता है दोस्तों, निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, इसी अंतर के कारण भारत को प्रजातांत्रिक कहा जाता है, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक यानी कि प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए भी कोई वंशानुगत वैल्यू नहीं मिलती है। यहाँ पर अगर बनना है तो मंत्रिमंडल के द्वारा जो है चुनाव होगा और उसमें जो है एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो बहुत बड़ा इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52 द्वारा उपबंधित है दोस्तों। किसके अंतर्गत उपबंधित है, एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत में राष्ट्रपति का पद के से उपबंधित है, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति का पद दोस्तों उपबंधित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के हम फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इसलिए जो है आपको नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू मिलेंगे। तो एमसीक्यू से पहले आप डिटेल क्लास पढ़ लीजिए, जिससे आपकी पूरी तैयारी जो है मजबूती के साथ हो जाएगी। आपको किसी और क्लास के पीछे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब यह है दोस्तों क्या होगा, इसके एमसीक्यू के लिए आप हमारी नेक्स्ट क्लास को जरूर वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपके राष्ट्रपति वाला कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है दोस्तों, प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 जो बना हुआ है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 जो है, इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के गुप्त दान द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, तो किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 55(3) के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से किसके रूप में, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, और तब जाके जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 54 के अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, जिसमें निम्न चीज़ें शामिल होते हैं। ठीक है, क्या कौन कौन शामिल होते हैं इसमें, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। तो तीन लोग इसमें शामिल होते हैं, एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दूसरा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्तें दी गई हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों यानी कि द्विसदनीय विधायिका के मामले में के सदस्य जो है निर्वाचित और मनोनीत, और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के चुनाव की स्थिति होती है, इसमें क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्य विधान परिषदों के सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जबकि इसमें कौन लेते हैं दोस्तों, इसमें जैसे कोई सभा अगर विघटित हो गई है और उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। अब जब कोई सभा पहले से विघटित हो गई हो दोस्तों, तो वो भी इसमें मतदान नहीं कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि इसमें कौन कौन से मतदान नहीं कर सकते हैं, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो निर्वाचित होंगे निर्वाचित सदस्य कर सकते हैं, बट जो मनोनीत हैं
वो जो है सदस्य इसमें जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। और राज्य विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। और राज्य विधान परिषदों के जो सदस्य होते हैं द्विसदनीय विधायिका के मामले में, इसके जो सदस्य निर्वाचित और मनोनीत ये नहीं कर सकते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और यदि कोई सभा विघटित हो जाती है दोस्तों, उसके सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में भी जब विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो, अगर जो सभा है, अगर उस सभा का विघटन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो भाग नहीं ले पाएंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों जो राष्ट्रपति के पद हेतु जो अर्हताएं होती हैं दोस्तों, ये अर्हताएं दोस्तों अनुच्छेद 58 के अंतर्गत दी गई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों ये जो है राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल है दोस्तों 58, आर्टिकल 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद हेतु जो अर्हताएं रखी गई हैं दोस्तों। तो बात करते हैं 58 के अंतर्गत क्या क्या अर्हताएं हैं दोस्तों। 58 अनुच्छेद आर्टिकल 58 के अंतर्गत तो दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह पहली बात भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, तो पहली बात तो है कि वो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के उसके अंदर अर्हता होनी चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में किसी स्थानीय संस्था में लाभ के पद को धारण न किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्रता की। पहला, भारत का नागरिक होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, दूसरा 35 वर्ष की आयु होनी जरूरी है राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति जो है दोस्तों 35 साल से कम उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, 35 साल की उम्र होना जरूरी है। तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, यानी कि उसको लोकसभा का जो सदस्य है उसके लिए निर्वाचित होने के लिए वो अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के सदस्य उसको होना चाहिए। उसके अलावा भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में किसी स्थानीय संस्था में लाभ के पद पर धारण न किया हो, तो पहले से ही किसी पद पर नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी भारत सरकार के अधीन किसी पद पर नहीं होना चाहिए, तब जाके जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति को ही दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति का पद मिलता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का किसी राज्य का मंत्री है। तो कोई भी व्यक्ति जो केवल इस कारण का जो है कारण लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अगर वो संघ का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है या राज्यपाल है कहीं से कहीं तक, तो इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये बात इसमें इसके अंतर्गत कही गई है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शपथ ग्रहण की जो बात है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण, पदावधि और त्यागपत्र, इन तीन चीज़ों पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से शपथ ग्रहण का होता है, और पदावधि बढ़ाने की, और साथ ही दोस्तों इस पद की अवधि कितनी होती है, कितने साल तक ये पद पर रह सकता है, और त्यागपत्र देने की क्या शर्त हो सकती है। तो प्रेसिडेंट ऑथ एंड टर्मिनेशन एंड रेजिग्नेशन, तो ये तीन चीज़ों हम स्टडी करने वाले हैं दोस्तों इसमें। राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों जो पद की बात है, ठीक है, ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है दोस्तों, इसको नोट करते रहिएगा। तो पद की जो चर्चा है वो किस में है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत ये पद जो है रखा गया है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। तो पद को ग्रहण करने के लिए शपथ किसके सामने लेना पड़ता है राष्ट्रपति को दोस्तों, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, या जो हाई कोर्ट होते हैं दोस्तों उनके न्यायाधीश, उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं दोस्तों उनके सामने, और उनकी अनुपस्थिति में अगर वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में क्या होगा, जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेने का प्रावधान रखा गया है दोस्तों राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत ये बात कही गई है। और दूसरी बात है वह है अनुच्छेद 56(1) के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 56(1) के तहत क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक होता है।
तो राष्ट्रपति का जो वर्किंग टाइम है दोस्तों, कार्यकाल है, वो कब से है, जब जिस पद को उन्होंने ग्रहण किया उस पद से ग्रहण के तिथि से लेके कहाँ तक दोस्तों, 5 वर्षों तक का समय राष्ट्रपति के कार्यकाल को रखा गया है। तो ये अनुच्छेद 56(a) के तहत इसके बात कही गई है दोस्तों, ठीक है। साथ ही दोस्तों, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। ये अनुच्छेद 57 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई व्यक्ति है वो चाहे तो जितनी बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है, तो ये छूट है और संविधान में इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत इसमें कोई लिमिट नहीं है कि संविधान में कितनी बार राष्ट्रपति बनना है, तो जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। ये 57 के अंतर्गत, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत ये बात कही गई है दोस्तों। अनुच्छेद 56(a) के तहत क्या कहा गया है, 56(1) क के तहत, ठीक है। 56 के अंतर्गत दोस्तों 5 वर्षों तक का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तिथि से आगे होना है। जब 56(1) क की बात करें दोस्तों, तो कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ये बात इसके अंतर्गत कही गई है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो वो देंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत है, 56(1) को, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 56 अनुच्छेद 50 आर्टिकल 56(a)(1) के अंतर्गत तो राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का कहा गया है, और उसके अलावा 56(1) क के अंतर्गत दोस्तों वो है, इसमें कहा गया है कि त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। आगे है दोस्तों, कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही दे पाएगा, ये हमने चर्चा कर ली है। अब है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें इसके अंतर्गत होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, और ये अनुच्छेद 59 के अंतर्गत इसकी चर्चा रही है दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, तो निम्नलिखित शर्तें हैं, वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो जो राष्ट्रपति है ना दोस्तों, वो संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये भी जरूरी रखा गया है दोस्तों। अगर वो किसी सदन या उसका सदस्य है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा, तब वो राष्ट्रपति के लिए जो है चुनाव लड़ पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ मेन है, तो निर्वाचित तभी हो पाएगा। दूसरा है, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का धारण नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति पद पर होते हुए कोई अन्य चीज़ों पर जो है अन्य चीज़ों से वो इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे बहुत सारी जगहों पर होता है दोस्तों कि अन्य चीज़ें भी करते हैं, दो दो जगहों से लाभ ले सकते हैं ना। तो उत्तराखंड सॉरी मतलब पूरे भारत के संविधान के अंतर्गत ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में है, बहुत सारे पदों पर ऐसा है कि पद के साथ अन्य चीज़ों का भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए क्या होना चाहिए कि वहाँ पर कोई अन्य लाभ जो है पद धारण नहीं करेगा, लाभ वाला पद नहीं ले सकते हैं। उसे बिना किराए दिए शासकीय आवास आवंटित होगा, ठीक है। तो ये शासकीय आवास भी उनको आवंटित होगा, और उसके उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, जो उसकी उपलब्धियां हैं या उनको जो भत्ते मिलते हैं राष्ट्रपति को, वो पद के दौरान कभी कम नहीं किए जाएंगे। ये जो है आर्टिकल 59 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या चीज़ें जो है बेनिफिशियल चीज़ें रखी गई हैं। ये संविधान के अंतर्गत 59 आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है दोस्तों। पहली बात तो यह है कि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना है, और अगर किसी पद पर है तो और राष्ट्रपति भी बनना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है दोस्तों, उसको अपने सदन से त्यागपत्र देना होगा। दूसरा, राष्ट्रपति कोई लाभ के पद पर पहले धारण नहीं करेगा, यानी कि दूसरा कोई लाभ का पद नहीं लेगा। तीसरा, उसे बिना किराए दिए शासकीय आवास आवंटित होंगे, ठीक है। तो उसको जो शासन की ओर से जो है रहने वगैरह की व्यवस्था पूरी मिलेगी, और उसके अलावा उसकी उपलब्धि और भत्ते जो है उनके कार्यकाल के दौरान कभी जो है कम नहीं किए जाएंगे। तो ये हैं राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें रखी गई हैं। अब है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद, यानी कि अनुच्छेद 71 के अंतर्गत जो इलेक्शन डिप्यूट है दोस्तों, आर्टिकल 71, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो निर्वाचन विवाद के अंतर्गत हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न जो शंकाएं और विवाद है
उनकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है बाद में कि किस प्रकार से इनका निर्वाचन हुआ और क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो उसका जो जांच किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, वो किया जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और उसका निर्णय जो है अंतिम होगा। तो अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत ही रखा गया है, और ये दोस्तों आर्टिकल कौन से अंतर्गत है, आर्टिकल है 71 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात इसके अंतर्गत रखी गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। तो इसको आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि देश का सर्वोच्च नागरिक है और उसके बाद जो है वो अपनी मनमानी करे, ऐसा नहीं है। अगर संविधान का उल्लंघन कर दिया कहीं ना कहीं तो उसमें महाभियोग चलाकर जो है राष्ट्रपति को जो है अपने पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों संविधान के उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि किस प्रकार का उल्लंघन किया और क्या हुआ। इसको जो है संविधान के अंतर्गत जो है इसको इसकी व्याख्या नहीं की गई, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये क्या होगा दोस्तों, अगर उन्होंने संविधान की शर्तों के आधार पर कार्य नहीं किया और संविधान की कहीं ना कहीं अवहेलना की, तो वहाँ पर महाभियोग की स्थिति उसके अंतर्गत चल सकती है दोस्तों। ठीक है, अब महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए। ठीक है, तो अब जैसे महाभियोग के आरोप जो है संसद के किसी भी जो सदन है उसके अंतर्गत प्रारंभ किए जा सकते हैं कि भाई ऐसा कर दे वैसा कर दे, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उन पर जो है संसद में चर्चा रहेगी। और और क्या होगा दोस्तों, इन आरोपों पर संसद के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, ये जो आरोप हैं इनमें जो है 1/4 जो टोटल होंगे, जैसे माना 100 लोगों सदस्य हैं, तो ऐसी स्थिति में 25 लोगों के द्वारा उसमें साइन होने चाहिए कि भाई यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है और महाभियोग चलाया जाए। और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है दोस्तों। ठीक है, जब महाभियोग का प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से यानी कि 2/3 जितने लोग हैं उसका 2/3 लोगों ने अगर उसको समर्थन दे दिया तो उसके पश्चात जो है इसको दूसरे सदन में इसको भेजा जाता है। ठीक है, और इसे जो है इन आरोपों की जांच करनी पड़ती है। ठीक है, फिर इन आरोपों की जांच होती है दोस्तों, और राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति भी अपनी ओर से अपनी बात को रखने के लिए पूरा अधिकार रखते हैं इसमें। ठीक है, और जो है यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। तो दोस्तों अगर जो है अगर 2/3 यानी कि 2/3 जो टोटल पॉपुलेशन है मंत्रिमंडल की सदन के अंतर्गत, तो उसमें से अगर 2/3% लोग जो है उसका टोटल जितने मंत्रिमंडल है उसका 2/3 भाग अगर उसमें उस समर्थन कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति के प्रस्ताव पारित होने की तिथि से ही उसी दिन से दोस्तों राष्ट्रपति को पद से हटाना होगा। ठीक है, ये चीज़ संविधान के अंतर्गत साफ साफ कर दी गई है। इस इस प्रकार जो महाभियोग होगा दोस्तों संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये महाभियोग जो है संसद की एक क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि इसमें न्यायालय का कम रोल है, इसमें किनका है, मंत्रिमंडल का रोल है। इस संदर्भ में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं, इस चीज़ को समझना जरूरी है। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया है इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। तो संसद के दोनों सदस्य सदनों के जो नामांकित सदस्य हैं जो जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था वो इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। पहली बात तो ये कही गई है। दूसरा है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य और इस महाभियोग प्रस्ताव के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये इसके अंतर्गत भाग नहीं ले सकते हैं। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, ये भारत में दोस्तों अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, ये भी एक अपडेटेड है दोस्तों। ठीक है,
बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जो राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य क्या हैं, तो प्रेसिडेंट्स पावर एंड ड्यूटीज क्या क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारत के एक राष्ट्रपति होने पर उनको जो है काफ़ी शक्तियां प्राप्त हैं दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना है। जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है 11 कर्तव्य भी ऐसे हैं जो सरकार यानी कि संविधान द्वारा चाही गई हैं। तो ऐसी राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो तो हैं ही, लेकिन कर्तव्य भी राष्ट्रपति को भी दिए गए हैं, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, इसको समझिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझें कि राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और दिए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। तो राष्ट्रपति जो है क्या शक्तियों का यूज़ कर सकते हैं और क्या उनके द्वारा कार्य हो सकते हैं। पहला है दोस्तों कार्यकारी शक्तियाँ इनके अंतर्गत हैं, ठीक है। दूसरा विधायी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति को वीटो पावर भी है दोस्तों कि कहीं पर कोई अचानक चेंज करना तो कर सकते हैं। वित्तीय शक्तियाँ भी हैं, न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ भी हैं, ठीक है, ये भी हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को दोस्तों सैन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं और आपातकालिक शक्तियाँ भी इसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो ये इतने प्रकार की शक्तियाँ दोस्तों, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, न्याय की भी, कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं, आपातकालिक शक्तियाँ हैं। इतनी प्रकार की शक्तियाँ जो है, टोटल 8 प्रकार की शक्तियाँ जो हैं भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है, ठीक है। तो राइट टू इशू प्रेसिडेंट्स ऑर्डियंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है, तो किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं, सॉरी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों पर आर्टिकल के आधार पर काफ़ी डिटेल क्लास है दोस्तों, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र न चल रहा हो, इसको जरूर समझिए दोस्तों, कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। तो जैसे संसद में अगर कोई सत्र नहीं चल रहा हो और संसद के सत्र बुलाना भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति और देश में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, तो ऐसा नहीं कि उसमें संसद का सत्र चलाने का इंतज़ार किया जाए, ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है अपने वीटो पावर, जो अपनी अपनी शक्ति होती है, उसके आधार पर दोस्तों वो अध्यादेश जो है जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश अधिनियम की तरह प्रभावी एवं शक्तिशाली होता है, ठीक है। जो जो संसद में पूरी बातों को डिटेल करके जो अधिनियम पारित होते हैं, अधिनियम बनते हैं, और न्यायिक तौर पर भी, तो उसी प्रकार का ये अध्यादेश भी जो है उतनी शक्ति रखता है जब राष्ट्रपति को किसी सत्र न चलने की स्थिति में, विशेष स्थिति में जो है कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी एक जो है अध्यादेश जो है एक अधिनियम की तरह ही कार्य करता है। संसद के पुनः जो सत्रारंभ पर यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए। लेकिन ये अध्यादेश तभी एक्टिव होता है दोस्तों जब उस समय तो एक्टिव कर दिया जाता है दोस्तों, लेकिन फिर इसको क्या करना होता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा 6 माह के अंदर इसको जो है पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश जो है समाप्त समझा जाता है। तो अन्यथा की स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि ये अध्यादेश जो राष्ट्रपति के द्वारा खुद की अपनी शक्ति के द्वारा जो जारी किया जाता है, उसकी पावर जो है वहीं पर समाप्त हो जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ते और विशेषाधिकार हैं वो कैसे हैं, सैलरी अलाउंस एंड प्रिविलेजेस जो हैं दोस्तों वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति का वेतन ₹5 लाख प्रतिमाह और पेंशन उसके मासिक वेतन की आधी प्रतिमाह है, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विविध जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारी से जो है उन्न मुक्ति होती है। और राष्ट्रपति का जो वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है, यानी कि राष्ट्रपति के जो वेतन होता है उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता, क्योंकि देश का एक सर्वोच्च नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को। तो इसलिए जो है उनके जो वेतन है उस पर कोई भी जो है इनकम टैक्स नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है।
अब हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रमुख पदाधिकार। तो राष्ट्रपति के द्वारा कौन से पदों पर डायरेक्ट नियुक्ति की जाती है, कि कौन से अधिकार हैं राष्ट्रपति को, कि किन पदों पर राष्ट्रपति जो है डायरेक्ट किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। एक तो भारत का प्रधानमंत्री एवं संघ के अन्य मंत्री, इनकी नियुक्ति किए जाने की प्रमुख जो है पदाधिकार इनको मिला हुआ है। भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ठीक है। उसके अलावा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने का, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक नियुक्त करने का भी अधिकार इसके अंतर्गत है। वित्त आयोग के गठन करने का भी अधिकार है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्त करने का अधिकार है। मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, और साथ ही जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार भी दोस्तों राष्ट्रपति को जो है मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रमुख पदाधिकार हैं। तो पद के अनुसार जो है राष्ट्रपति को इतने अधिकार प्राप्त हैं दोस्तों। क्या क्या है एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं दोस्तों कि इस पद की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। ठीक है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति की जा सकती है। भारत का नियंत्रण यानी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा हो सकता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक राष्ट्रपति के ही जो है देखरेख में नियुक्त किए जाते हैं। उसके अलावा वित्त आयोग, ठीक है। उसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित और अन्य जनजातियों के विशेष अधिकार उनको प्राप्त हैं। उसके अलावा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति ये दोस्तों जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने पूरे स्टडी किया कि राष्ट्रपति जो है किसी भी मतलब भारत देश के लिए एक राष्ट्रपति की के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या अर्हताएं हैं, और किस प्रकार से चुनाव होता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति को चुना जाता है, और किस प्रकार से जो पद ग्रहण होता है, शपथ ग्रहण की जो बात होती है वो कैसे होता है। और साथ ही फिर उसके बाद हमने स्टडी की कि क्या अधिकार प्राप्त हैं, क्या कर्तव्य हैं, इन पर हमने चर्चा की। और क्या जो है इनको जो है वेतन मिलता है, क्या इनकम टैक्स देना होता है, नहीं देना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही हमने अंत में डिस्कशन की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रमुख जो पदाधिकार हैं दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसको आप बिल्कुल पूरे के पूरे ये नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों की नियुक्ति आती है। तो ये पूरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी साथी को, जो पॉलिटिकल के जो भी अभ्यर्थी हैं या कोई भी उत्तराखंड के अन्य कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिनमें जो है संविधान भारत से संबंधित जो है संविधान से संबंधित कोई प्रश्न आते हों या राष्ट्रपति वगैरह से, तो उनको ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन और अन्य से संबंधित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। प्रत्येक टॉपिक को हम इसी प्रकार पहले डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम उसकी एमसीक्यू की क्लास लगातार पढ़ते रहेंगे, जिससे आपके प्रिपरेशन एक मजबूती की ओर जाएगी दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।